इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेशन में, जहां पे हम लोग बात करेंगे डिजिटल टैक्सेशन की। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि आजकल हर चीज जो कि अगर आपके घर के बगल में मिलने वाला सामान था या फिर अगर आप कोई सर्विस लेते थे तो वो सारी सर्विसेज उस दुकान से उठ के किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। अगर आप किसी हार्डवेयर से, कारपेंटर से कोई काम करवाते थे तो वो सर्विस वहां से उठ के अर्बन कंपनी के पास आ गई है। तो ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन तो शिफ्ट हो रही हैं, बट ऐसा शिफ्ट होने की वजह से आपको क्या लगता है कि इस पे टैक्सेशन की जो प्रक्रिया है वो टैक्सेस बड़े होंगे या कम हुए होंगे? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे इस सेशन में, जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो डिजिटल टैक्सेशन होता है और ई कॉमर्स के माध्यम से चीजें बेची जाती हैं वहां पे कितना टैक्सेशन लगता है और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से हमारे, जहां मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स टैक्सेशन इन इंडिया अंडर सेक्शन 194O ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अभी देखिए क्या हुआ, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ना इनकम टैक्स के नजरिए से कि अगर आप ई कॉमर्स के तहत कोई माल बेच रहे हैं या कोई भी सर्विस आपने ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू ली, तो इनकम टैक्स एक्ट हमारा क्या बताता है कि वहां पे हम लोगों को किस तरीके के टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा, या वो जो कंपनी है जो ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपना सामान बेच रही है वो किस तरीके से पेमेंट करेगी। E-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce, refers to the purchase and sale of goods and services over internet। इसका मतलब क्या होता है कि जो ई-कॉमर्स हमारा होता है, इसका मतलब जो डायरेक्टली आप इंटरनेट के माध्यम से बेच रहे हो। अगर आपको कभी भी ये समझने में दिक्कत आ रही है कि पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन हमारा ई कॉमर्स में माना जाएगा या नहीं, या फिर अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो वो ई कॉमर्स में आ रहा है नहीं, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वो वर्ड है इंटरनेट। किसी भी जगह पे अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए या अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका जो सामान या सर्विस आप दे रहे हैं वो ई कॉमर्स के माध्यम में माना जाएगा। एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डेटा टू कंप्लीट दीज ट्रांजेक्शंस। अभी क्या हुआ, पहले तो आपने जो सर्विस दी है उसमें आपका इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल था। अब एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, अगर आप अमेजोन से कोई सामान बाय करते हैं, सपोज अगर आपने ये पेन बाय किया तो ये पेन आपके पास अवेलेबल था, बट जो कस्टमर इसको लेने वाला है वो बैंगलोर में बैठा है और वो ना ही यहाँ पे आके इस पेन को देख सकता है और ना ही इसको फील कर सकता है कि इसकी राइटिंग कैपेसिटी कैसी है, क्या है। तो उस केस में क्या होगा कि हम आपकी और उनके बीच में कोई भी लिंकेज नहीं है। बट जस्ट इसी कमोडिटी को अगर हम अमेजोन पे लिस्ट कर देते हैं और इसके सारे फीचर्स उस पर बता देते हैं और थोड़ी सी सिक्योरिटी ऐड कर देते हैं पेमेंट की, और सिक्योरिटी ऐड कर देते हैं कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही सप्लाई होगा और अगर कोई भी आपको दिक्कत हुई तो आप उसको वापस कर सकते हैं, इस तरीके के तमाम फीचर अगर अमेजोन हमको देता है, तो होता क्या है कि ये सामान हमारा वहां पे इजीली सेल हो जाता है। बट इस पेन को सेल करने के लिए हमने इंटरनेट का यूज किया और उसका जो पेमेंट हमको आना था वो डिजिटली हमारे पास इंटरनेट के माध्यम से हमारे बैंक में आ रहा है। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रिफर टू ऑनलाइन सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, but it can also refer to any type of commercial transaction that facilitates by the internet। अभी समझिए, देखिए क्या हो रहा है, ई कॉमर्स का मतलब है कि कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पे अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये पेन सेल करते हैं तो यहाँ पे ये ना फिजिकल प्रोडक्ट है, आप इसको लेके गए, आपने वहां पे सिर्फ लिस्ट किया है और जब ऑर्डर प्लेस होगा तो आप अपने पास से ही प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे और जो प्रोडक्ट आपका है वो जिस भी लोकेशन पे जाना है वहां पे डिलीवर हो जाएगा और पेमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बात बताई गई है, बट इट कैन ऑल्सो रिफर टू एनी टाइप ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट इज फैसिलिटेटेड बाय इंटरनेट। अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, सपोज अगर हम लोग
किसी भी घर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मैजिक ब्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। वो क्या करता है ना, मैजिक ब्रिक्स के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी है और ना ही उसके पास अपने कोई बायर्स हैं जो कि वो घर खरीद सके। अब सपोज अगर कोई बड़ा बिल्डर होता है और उस तरीके का पोर्टल लॉन्च करके वो जगह जगह इंडिया में जमीनें एक्वायर करने लगे, तो जमीनें तो उसके पास नहीं थी, पोर्टल उसका था और बट बायर वो खुद ही था। अभी मैजिक ब्रिक्स क्या करता है, ना ही मैजिक ब्रिक्स को प्रॉपर्टी बाय करनी है ना सेल करनी है, बट वहां पे वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जो कि बायर ऑफ प्रॉपर्टी और सेलर ऑफ प्रॉपर्टी या कोई भी जिसके पास लैंडलॉर्ड रेंट का केस, कोई भी तरीके का केस हो सकता है, उसमें वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, जो कि ये बताते हैं कि इस पर्सन के पास में ना प्रॉपर्टी है, आप यहां से बाय कर सकते हैं और ये रेट है, और बीच में अपना कमीशन वो चार्ज कर लेते हैं। Whereas e-commerce covers all aspect of running an online business, e-commerce is solely concerned with the exchange of goods and services. अभी देखिए e-commerce में सारी चीजें इन्वॉल्व तो रहती हैं, बट यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका e-commerce होता है ये solely रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज में डील करने के लिए, उनको बाय या सेल करने के लिए। तो यहाँ तक मैंने आपको डिटेल में बताया कि जो e-commerce ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें किस तरीके से आप बाय और सेल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसी सेक्शन के बारे में और हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ना यहाँ पे टैक्सेस की जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे कि अगर आप कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू कोई भी सेल करते हैं, अपने गुड्स को वहां पे लॉन्च करते हैं, तो टैक्सेस क्या रहेंगे आपके। ई कॉमर्स ऑपरेटर मस्ट डिडक्ट 1% टीडीएस ऑन द ग्रांट अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन क्रेडिटिंग द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अभी क्या हो रहा है देखिए, बोला गया कि 1% जो आपका टीडीएस है ये आपको डिडक्ट करना जरूरी है। किस पे सेल पे डिडक्ट करेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक। तो एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, जो ये डिडक्ट करेगा, अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो ये हो गया हमारा अमेजॉन, जो कि हमको ये पोर्टल प्रोवाइड करता है जहां पे हम ये प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं। अच्छा, किसका पेमेंट कटेगा, अब यहाँ पे सपोज अगर कोई भी एक एबीसी कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करके बेच रही है, तो वो जो होगा वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, और जब अमेजॉन अपने प्रोडक्ट जो लिस्ट हुए थे उनको सेल होने के बाद जो अमाउंट उसको वापस करेगा कंपनी को, उसके ऊपर वो काटेगा टीडीएस। But both to an e-commerce participant's account or making payment to an e-commerce participant by any other mode, whichever is earlier. Let us illustrate with the example. आप ये बात समझ गए होंगे। तो देखिए सपोज मैं एग्जांपल बताऊं, अगर आपको यहाँ पे ना 5 लाख रुपए का अमाउंट जो था वो गुड्स बिके हुए हैं और ये पेमेंट इनको करना है अमेजॉन को, एबीसी लिमिटेड को, तो अभी क्या करेगा, 1% का टीडीएस है, तो 1% का जो टीडीएस हमारा होता है 5,000 रुपए का, ये टीडीएस को वो डिडक्ट करेगा, और डिडक्ट होने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आता है 495 का, ये अमाउंट जो होगा वो इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से पेमेंट डिडक्ट किया जाता है टैक्सेस का, और पेमेंट करने के साथ साथ जो बचा हुआ अमाउंट है वो की जो कि सेलर होता है उसके अकाउंट पे हम लोग डाल देते हैं। नेक्स्ट समझिए, if there are 30 lakh in sales and INR 5 lakh in sales return, TDS should be deducted at 1% on 30 lakh and not under 25 lakhs। अच्छा, अब देखिए ये जो बात है ना, ये बहुत जरूरी बात है, वो इसलिए क्योंकि देखिए जो यहाँ पे बोला गया है कि 1% जो टीडीएस हमारा कट रहा है वो 30 लाख की सेल पे कटेगा, ना कि जो कि हमारी 5 लाख की रिटर्न थी उस पे। अच्छा, इसको एक बात में ध्यान से समझिए, तो ये एग्जाम्पल इसलिए भी जरूरी है आपको बताना क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना अमाउंट पेमेंट आपको कर दिया गया, तो सपोज पेमेंट आपको 30 लाख का किया गया और नेक्स्ट मंथ क्योंकि आपकी जो रिटर्न की पॉलिसी थी वो 60 दिन की थी, तो नेक्स्ट रिटर्न आपके उसके बाद में मिल गया आपको, तो जो रिटर्न का अमाउंट आपको मिल गया है, टीडीएस जो कटेगा वो हमेशा फुल अमाउंट पे कटेगा, जो 30 लाख रुपए आपको दिए गए थे। जो बाकी रिटर्न का अमाउंट है वो इसमें से हम लोग लेस नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अब बात करेंगे स्कोप के बारे में, जहां पे बिजनेस पार्टिसिपेंट इन ई कॉमर्स हु इज अ रेसिडेंट और इंडिविजुअल HUF। अभी क्या बात हो रही है, बिजनेस पार्टिसिपेंट, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले एग्जांपल में कि अमेजॉन जो हो गया ये हमारा हो गया पोर्टल, और उसके बाद एबीसी लिमिटेड जो हमारी कंपनी थी ये हो गई यहाँ पे जो प्रोडक्ट को अपना सेल कर रही है। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर थे वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट पोर्टल पे आइए और अपना प्रोडक्ट सेल कर दीजिए। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट नीडेड टू डिडक्ट टीडीएस इफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिड नॉट एक्सीड 5 लाख एंड द पार्टिसिपेंट हैज प्रोवाइडेड हिज पैन और आधार।
अभी इस बात को ध्यान से समझिए, देखिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक नए सेलर हैं और आप चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सेल करना और वहां पे ना जो टोटल आपकी सेल है वो 5 लाख रुपए पार नहीं हुई थी। अच्छा, इससे एक बात और निकल के आती है कि सपोज अगर आप फर्स्ट ईयर में ही कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस लिस्ट करना चाहते हैं जो कि आपने पहली बार लिस्ट करी है, आज से पहले आपने नहीं बेचा था, तो यहां पे भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने कोई प्रीवियस सेल नहीं करी है, तो आपने वो 5 लाख वाला जो टारगेट था वो मीट नहीं किया, आपके ऊपर कोई भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको टीडीएस काटना होगा तो 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी लायबिलिटी लास्ट ईयर में हो रही थी तो आप टीडीएस काटेंगे, और वो भी अगर 5 लाख से कम है और आपने आधार पैन अपना दे दिया तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। If an e-commerce operator fails to provide PAN, TDS at the rate of 5% is required to be deducted under section 206AA। देखिए फ्रेंड्स, 206AA जो हमारा सेक्शन है ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अलाउ करता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा गया, अगर आपसे पैन आधार बोला गया और आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो जो टीडीएस का रेट है, सपोज अगर आपको 1% टीडीएस काटना था तो आपको हायर रेट से टीडीएस देना पड़ेगा, 5% का टैक्स काटा जाएगा और उस टैक्स का आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल समझिए कि पिछले वाले केस में अगर आपने दिया था और आपने ना अपना पैन नंबर उसको दिया हुआ है, तो होगा क्या कि जो 1% का टीडीएस कटा था ये डायरेक्टली आपके पैन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो 1% का अमाउंट है ये आपको वापस रिफंड मिल सकता है अगर आपकी इनकम जो है एलिजिबल एग्जेम्पशन लिमिट से बिलो आ रही है। बट हो क्या रहा है कि जब अभी अगर अपना पैन नंबर या आधार नंबर नहीं देते हैं तो उस केस में आपको 5% टीडीएस कटता है। बट ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो अमाउंट आपका डिडक्ट भी ज्यादा होगा और आपको ये रिफंड के भी कोई चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ना ही इनकम टैक्स के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि जो अमाउंट काटा गया है ये किसके अकाउंट में जाना है, और ये अमाउंट डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और 1 रुपए भी आपको इसमें से रिफंड नहीं मिल सकता। चलिए आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे इफ एन ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्टिसिपेंट इज नॉन रेजिडेंट। अभी मैंने जो आपको बताया उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ रेजिडेंट की बात हो रही थी। एबीसी लिमिटेड जो थी वो एक रजिस्टर्ड कंपनी थी और इंडिया में बिजनेस करती थी। अब हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि, या कोई ऐसा प्रोफेशनल है या कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो कि नॉन रेजिडेंट है और वो चाहता है कि इंडिया में आके ना बिजनेस करे, किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ में टाई अप कर ले और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ में सेल करे, तो ऐसे केसेस में क्या होगा चलिए डिस्कस करते हैं। एज प्रीवियसली स्टेटेड, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। जैसे आपको पता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज अ रिजल्ट नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड इफ द पार्टिसिपेंट इज अ नॉन रेजिडेंट। देखिए अगर नॉन रेजिडेंट है तो आप टीडीएस नहीं डिडक्ट कर सकते, क्योंकि उसके लिए दे रिक्वायर पैन नंबर, और आपके पास पैन नहीं है तो वो डिडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोप्राइटरी कंपनी एबीसी एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सेल्स इस प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन पे ये बेचते हैं और 1 दिसंबर 2022 को मिस्टर एक्स ने परचेज किए हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट वीबी से 50,000 रुपए के। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेमेंट तो कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया जाएगा, बट जो 1% वाला टीडीएस था वो क्रेडिटिंग पार्टी को करने के लिए क्या होगा, आप इसको काटेंगे तो, बट जमा करने के लिए डेट जो आपकी दे रही है वो 1 दिसंबर 2022 की होती है। वो इसलिए क्योंकि जो पेमेंट डिडक्ट हो रहा है अगर वो किसी एनआरआई के अकाउंट में है तो आप डिडक्ट करने के बाद आपको रिक्वायर्ड होता है पैन नंबर, बट एनआरआई के केस में ऐसा नहीं होगा, तो आप ये अमाउंट डिडक्ट वहां पे नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हुए हम लोग अब बात करेंगे जीएसटी कंप्लायंस के ऊपर। जैसे मैंने आपको जो जो चीजें अभी तक बताई, हम लोगों ने इनकम टैक्स के एस्पेक्ट के बारे में जाना, तो वहां पे क्या हो रहा था कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो वो क्या करेगा, वो अपना ना 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा और जो बचा हुआ अमाउंट है वो सेलर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। चलिए अब जीएसटी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी के कंप्लायंस जो होते हैं वो सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो होता है ये हमारी डिटेल में बात करता है इसके बारे में। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शेल कलेक्ट एन अमाउंट calculated at the rate not exceeding 1% of the net value of taxable supplies made through it by the supplier when consideration for such supplies is could be collected by the operator। अब इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे मैं एग्जांपल आपको लूंगा जोमैटो का। आपने देखा होगा ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि जोमैटो पे लिस्ट होते हैं और वहां पे लिस्ट होने के बाद ना आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो जोमैटो है इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फैसिलिटेटर होता है और ये अलग अलग रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करता है। सपोज एक रेस्टोरेंट है ए, बी एंड सी। ए ने जो है वो 10 लाख रुपए का माल बेच दिया है साल भर में, बी ने बेचा 20 लाख का और सी जो है इसने मात्र 5 लाख रुपए का सामान बेचा है। तो अभी क्या होगा कि इसने जब 5 लाख का अमाउंट आपने बेच सेल किया है
तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि कितना टैक्स कटेगा, तो ये बोला गया है 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। यहाँ पे जब आप निकल आएंगे, इस पे निकल आएंगे, तो इस पे निकल आएंगे, तो हर केसेस में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अमाउंट डिडक्ट करना है। और ये जो अमाउंट आप डिडक्ट करते हैं ये आपको डिपॉजिट भी करना है, और डिपॉजिट करने के बाद आप जो अमाउंट है वो उनके रिस्पेक्टिव जीएसटी लेजर में शो कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बात करूंगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मींस टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न्ड टू सप्लायर्स और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अभी आप एग्जांपल के तरीके से समझेंगे अगर, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मैंने इसके पहले आपको बताया था इनकम टैक्स वाला, वो रूल ये बोलता था कि इनकम टैक्स में जो अमाउंट होगा वो ग्रॉस पे काटा जाएगा। इसका मतलब क्या था कि सपोज पर्टिकुलर अगर आपने कोई सेल करी और रिटर्न कोई अमाउंट का गुड्स कर दिया है तो रिटर्न कंसिडर नहीं होता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जीएसटी की आप लोग बात करते हैं, सेक्शन 52 की बात करते हैं, तो वो आपसे ये बोलता है कि यहाँ पे आप जो लेते हैं वो लेंगे नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। मींस जो भी गुड्स आपने सप्लाई किए, अगर कोई सामान आपको वापस मिल गया है तो उसको आप लेस करने के बाद जो वैल्यू बची होगी उसी को आप काउंट करेंगे एज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये वैल्यू जब आप डालने के बाद टैक्सेबल सप्लाई काउंट करते हैं तो यहां से आपका अमाउंट निकल के आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जो टेबल ड्यू डेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। तो सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर की हम लोग बात करें तो लायबिलिटी टू कलेक्ट मींस किसको ना पेमेंट जो है वो काटना है। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपना सामान बेच रहे हैं, तो क्या मैं अपना टीडीएस काटूंगा, जमा करूंगा, तो आपने एग्जाम्पल की तरह भी समझा कि लायबिलिटी किसकी होती है, लायबिलिटी होती है ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटर की। जो ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेटर जो ई कॉमर्स पोर्टल चला रहा है उसकी लायबिलिटी है काटने की। अच्छा, हम लोग अगर रेट के बारे में बात करें तो 0.5% वैल्यू ऑफ द नेट टैक्सेबल सप्लाईज एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली। आईजीएसटी का रेट जो होगा 1% होगा। अच्छा, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग 0.5% सीजीएसटी बोलते हैं और 0.5% एसजीएसटी बोलते हैं, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि जब 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी होता है तो यहाँ पे जो अमाउंट होते हैं वो उनके डिडक्ट किए जाते हैं। और ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे ही डिडक्ट किया जाएगा। वो इसलिए डिडक्ट किया जाएगा क्योंकि जीएसटी हमारा ये बोलता है कि टीडीएस हमेशा नेट वैल्यू पे कटेगा और इनकम टैक्स बोलता है कि हम लोग उसको ग्रॉस अमाउंट पे काट सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेमेंट ऑफ टीसीएस की। तो पेमेंट ऑफ टीसीएस विद इन 10 डेज फ्रॉम द मंथ इन विच टीसीएस वाज कलेक्टेड। अभी क्या हो रहा है, 10 डेज ऑफ द मंथ इन विच टीसीएस वाज कलेक्टेड। तो सपोज अगर आपने ना 31 मार्च को कोई टीसीएस डिडक्ट किया है तो आपको इसको 10th अप्रैल तक डिपॉजिट करना है, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपको देना है। ड्यू डेट फॉर मंथली स्टेटमेंट फाइलिंग विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीसीएस वाज कलेक्टेड। तो ये आपको ना टीसीएस के जो रिटर्न्स होते हैं वो भी 10 दिन के अंदर आपको फाइल करके दे देने हैं। ड्यू डेट फॉर द एनुअल फाइलिंग जो होती है ऑन और बिफोर 31st ऑफ द दिसंबर फॉलोइंग बाय द सच फाइनेंशियल ईयर। अभी जो 31st की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने ना पूरी जो बात करी हुई है ये हम लोग जीएसटी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो जो जीएसटी के हमारे एनुअल रिटर्न्स होते हैं इनकी डेट हमारी होती है 31st ऑफ दिसंबर। तो वहां तक आपको ये एनुअल रिटर्न जो होने होते हैं ये भी फाइल करना जरूरी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स की बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट की, जो हम लोग का सेक्शन 165 बताता है और जो बोलता है इक्वलाइजेशन लीवी के बारे में। दोस्तों देखिए होता क्या है कि एक अमाउंट ऑफ टैक्स ऐसा लगाया जाता है कि जिससे कि अगर कोई पर्सन बाहर से आके हमारे यहाँ बिजनेस करता है या नॉन रेजिडेंट है तो क्या वो बिजनेस करके चला जाएगा, उससे सरकार 1 रुपया टैक्स नहीं लेगी। हमारा इनकम टैक्स इतना लिबरल हो गया कि वो कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो इंडिया में कर रहा है तो 30% टैक्स दे रहा है, इंडिया से बाहर जब कर रहा है तो वहां पे उस केस में उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो 165 जो हमारा होता है वो क्या बोलता है, सेक्शन 165 इक्वलाइजेशन लीवी। ये हमारा फाइनेंस एक्ट 2016 का जो इंपॉर्टेंट आया था बजट एक, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आप मान सकते हैं कि 28 फरवरी का जो हमारा बजट पेश हुआ होगा 2016 का, जो हमारा फाइनेंस एक्ट आया था, वहां पे आपको इक्वलाइजेशन लीवी के बारे में सब डिटेल में जानने को मिल जाएगा। इट्स गेट ट्रिगर्ड व्हेन रेजिडेंट पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट हैविंग अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया मेक्स पेमेंट फॉर एन ऑनलाइन और डिजिटल एडवर्टाइजिंग टू अ नॉन रेजिडेंट। अभी क्या हो रहा है देखिए, रेजिडेंट पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके ऊपर लगेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो पेमेंट करता है किसी भी ऑनलाइन या डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, ये किसी भी एनआरआई को, किसी भी नॉन रेजिडेंट को कर सकता है जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है।
तो ऐसे केसेस में जो मैंने आपको बताया इक्वलाइजेशन लेवी वो ट्रिगर हो जाता है। देखिए अब हम लोग लिमिट की बात करें कि इसकी लिमिट कौन कौन सी होती है। कंसिडरेशन शुड एक्सीड ₹1 लाख पर ईयर। जब भी हमारा ट्रांजेक्शन जो होगा या ये 1 लाख पर ईयर के हिसाब से ऊपर चला जाएगा तभी भी हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी को ना ट्रिगर करते हैं। नेक्स्ट होता है लाइबिलिटी टू डिडक्ट पे इक्वलाइजेशन लेवी पर्सन पेइंग फॉर ऑनलाइन और डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अभी कोई भी ना डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए अगर पेमेंट कर रहा है तो उसी के साथ जो लाइबिलिटी होती है वो भी उसी की होगी कि जो पेमेंट कर रहा है वही लाइबिलिटी। देखिए टीडीएस की तरह होता है इक्वलाइजेशन लेवी। अगर आपने टीडीएस काट के डिडक्ट किया है तो उसी तरीके से आपको ना लीवी वाला जो टैक्स है वो भी देना है। रेट की अगर हम लोग बात करें 6% ऑफ द कंसिडरेशन मेड फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सिंपल सी बात है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया तो इस पे 6% के हिसाब से आपको 6,000 रुपए डिडक्ट करके इक्वलाइजेशन लीवी के तौर पे जमा करने पड़ेंगे। ये 165 ऑफ द आईटी एक्ट आपको बताता है। एक्सक्लूजन्स क्या होता है। एडवर्टीजमेंट फॉर पर्सनल पर्पसेस। अभी यहाँ पे एक आपको एग्जेम्पशन कह सकते हैं या इसको हम लोग एक्सक्लूजन बोल सकते हैं। वो ये है कि अगर आप कोई पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको कोई भी इक्वलाइजेशन लीवी नहीं देना। ये आपको एक छूट दे दी गई है कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी देना है। अदरवाइज आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी इक्वलाइजेशन लेवी का टैक्स देने की। चलिए आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे इसी के बारे में। देखिए एक सेक्शन हमारा आया था 165A जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था। यहाँ पे जो इक्वलाइजेशन लेवी हम लोग ने पढ़ी थी 2016 वाले एक्ट में, उसी की कुछ बाइफर्केशन सी कुछ डिटेल में बात करी गई थी। थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे है तो उसको और ध्यान से समझते हैं। देखिए सेक्शन 165A जो है हमारा इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में बात करता है और ये फाइनेंस एक्ट जो हमारा है 2020 इसके बारे में ही हम लोग बात करते हैं। It get triggers when consideration is received by the e-commerce operator from e-commerce supplier or service provided by to e-commerce से कोई भी consideration receive हो रहा है या supply service provide कर रहे हो, किसको दी जा रही है। A person resident in India। अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस पर्सन हु बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी पर्सन अगर ऐसा कोई भी गुड्स एंड सर्विस बाय करता है कोई भी इंटरनेट सर्विसेज का यूज करके जो कि इंडिया में लोकेटेड है तो उसके ऊपर हमारा ये 165A का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से डिडक्ट किया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वलाइजेशन लेवी का जो ट्रिगर होता है वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है उनके ऊपर ही हो रहा है। तो कौन कौन से वो ट्रांजैक्शंस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे ऊपर हो गया सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच टारगेट्स अ कस्टमर हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया और अ कस्टमर हु एक्सेस द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट को सेल किया जा रहा है जो कि कोई ऐसा कस्टमर बेस है जो कि इंडिया में स्टैब्लिश है, बात एकदम सीधी सी क्लियर है, एंड द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा अब बात समझिए, आप लोग कैसे जज करेंगे कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि इंडिया में बेस हो रहा है आपको, और इंडिया में होने के साथ साथ आप उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगा सकते हैं। तो उसके लिए पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी आईपी एड्रेस यूज हो रहा है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और आप उसके माध्यम से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। अच्छा सेल ऑफ डेटा की क्या बात होती है। सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फॉर अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अब दोनों जगह सेम बात हो गई, चाहे आप एडवर्टीजमेंट सेल करें, डेटा सेल करें, कलेक्ट करें, मगर कोई भी सोर्स ऐसा है जो कि इंडिया में बना हुआ है तो वहां उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा। उस केस में आपको आप स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में कवर होंगे और इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो आपके ऊपर अट्रैक्ट कर दी जाएगी। तो ये आपके दोनों पॉइंट हो गए जहां पे हम लोग बात करते हैं स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस की। आगे हम लोग चलिए बात करेंगे लिमिट और टर्नओवर की। तो जो इक्वलाइजेशन लेवी का लिमिट और बात हो रही थी, तो लिमिट क्या होती है। सेल टर्नओवर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड एक्सीड 2 करोड़ फ्रॉम द ईयर ऑफ सेल। ये जो इक्वलाइजेशन की लिमिट है यहाँ पे 2 करोड़ की बात होती है। लायबिलिटी टू डायरेक्ट एंड पे इक्वलाइजेशन लेवी जो होती है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की है और रेट जो होता है वो 2% ऑफ द कंसिडरेशन है। आपने देखिए बात करी गई होगी, जो 2% आ रहा है ना रूल, ये हमारा फाइनेंस एक्ट जो 20 का था वहां पे ये डिस्कस हुआ, और 6% वाला जो रूल मैंने आपको बताया था वो हो रहा था हमारा फाइनेंस एक्ट 2016। तो ये छोटा सा डिफरेंस था एक रेट में, जहां पे रेट जो है आपका 2% और 6% में वेरी करता है। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको डिस्कस डिटेल में बताऊंगा डिजिटल टैक्स के बारे में।
देखिए डिजिटल टैक्स आपको लग रहा होगा कि जैसे कि ना डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपए ये सारे ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, तो क्या डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी प्रोवाइड अगर आप करते हैं तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए digital taxes are about the taxes and policy that specifically targets certain type of businesses which include other type of business that uses digital means to carry on its operation and which will attract a new type of tax altogether having a rate or a tax base. आप सिंपल से समझिए, जिस तरीके से डिजिटल का यूज या डिजिटल का मीनिंग आप समझ रहे हैं उसी तरीके से बिल्कुल हमारा ये डिजिटल टैक्स होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी टैक्सेस जो आपके लगाए जा रहे हैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऐसे सेल पे या किसी भी ऐसी सर्विस पे जहां पे आप डिजिटली का कोई भी यूज करने के बाद उसको यूज करते हैं, ये पेमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग डिजिटल टैक्सेशन मानेंगे। These policies include the extension of the existing tax base by increasing the ambit of existing tax regime and how an enterprise not having a physical presence or permanent establishment would be liable to pay tax in a particular country। अभी देखिए बात क्या हो रही है कि जब से आपको पता चला है कि सपोज अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, सपोज मैं बात करूं कि अगर ये हमारी एक ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, अगर मैं बात करूं कि ये ए और बी कंट्री ना कोई सामान बना के आप बेचते हैं, सपोज अगर आप कोई भी आप ना बाइक बनाते हैं, आपने बाइक बनाई और पर्टिकुलर बाइक आपने ए में बेच दी, तो ये बाइक पर्टिकुलर आपकी यहां बनी यहीं बिकी, तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि यहां टैक्स बनेगा। अब बी कंट्री में जो था यहाँ पे ट्रक बना है, ट्रक बनने के बाद सारे लाइसेंसेस ने लिए, उसको बेचेंगे। जब ये कंट्री बाइक इसको सप्लाई करती है तो ये इनके लिए एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट पे भी आप एक नजर रख सकते हैं कि ये कंट्री ने ना क्या किया कि यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शंस को बेचा है, तो एक्सपोर्ट के लिए प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होंगे, आपके जो फिजिकल कमोडिटी होगी वो यहाँ से यहाँ मूव करेगी, आप सब ट्रैक कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं ना डिजिटल कंटेंट की, तो अभी क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि इस समय अमेजॉन प्राइम चलता है, तो अमेजॉन प्राइम पे अगर आपने कोई मूवी रिलीज कर दी, तो मूवी बनी तो एक कंट्री में है यहाँ पे, और आपने रिलीज करने के बाद मूवी यहाँ पे ना पब्लिश करा दी और आप पर्टिकुलर इस कंट्री में देख रहे हैं। बट आपको पता है इंटरनेट का जमाना है, कोई भी कहीं से भी कोई चीज व्यू कर सकता है, ये एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की रहती है। तो आप यहीं पे कोई पर्सन बी कंट्री में बैठा था, उसने यही मूवी ना यहाँ पे ना अमेजॉन प्राइम खोला और सब्सक्रिप्शन बाय किया, बाय करने के बाद यही मूवी का जो डेटा था वो यहाँ पे कंज्यूम किया टैक्स बी की कंट्री में। तो अब क्या हो रहा है कि मूवी बनी तो यहाँ पे, यहीं पे जो मूवी है वो पब्लिश भी हुई, बट खाली एक यूजर आईडी पासवर्ड उसने शेयर किया, और यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करने के साथ साथ वो बाहर के कंट्री में जाके उस मूवी को सेल करके चला आया। तो ऐसे केसेस में आपको क्या लगता है कि जो हमारी ये वाली कंट्री है ना, कंट्री बी, क्या इस बी कंट्री के पास में कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं जाएगा? सारा का टैक्स पेमेंट जो है वो कंट्री ए ही ले लेगी? ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी के लिए हमको ये बोला गया है कि जहां पे भी डिजिटल तरीके जो होते हैं उनको ट्रांजैक्शंस को यूज करके हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसी कंट्री के में जो टैक्स का बेनिफिट है या फायदा उसको दिया जाता है। देखिए टैक्सेस ऑन कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन टैक्सेस आर लिवीड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात कि जब भी कोई ना कंजम्पशन की बात होगी तो सेल ऑफ ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, वहां पे ये लेवी किया जाता है। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर एक्सपैंडिंग to the base of their consumption tax so as they include the goods and service sold digitally। ये मैंने आपको बताया कि हर जगह ना डिजिटल की क्रांति चल रही है और हर सामान जो बेचा जा रहा है वो डिजिटल तरीके से बेचा जाता है। तो डिजिटल क्रांति के साथ साथ सारे गुड्स एंड सर्विसेज डिजिटली बेचे जा रहे हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जो भी सामान आप कंज्यूम करेंगे तो जहां पे कंज्यूम होगा वहां पे आपको ये टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में। तो डिजिटल सर्विस टैक्स इज द टैक्स levied on the gross sale of specified types of good. It is imposed on certain type of goods that have a number for digital users in a country which are sold digitally। अभी क्या हो रहा है कि डिजिटल टैक्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ना डिजिटल टैक्सेस का जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो ये कोई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको बेचा जा रहा है, उनके ऊपर जो भी आपने टैक्सेस लगाए हैं उनको हम लोग डिजिटल टैक्सेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल बिजनेसेस के टैक्स प्रेफरेंसेस के बारे में। द पॉलिसीज आर कंसर्न्ड विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टैक्स एंड द क्रेडिट्स सच एज पेटेंट्स और फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्हिच इन टर्न रिड्यूस द टैक्स बर्डन। कोई ऐसे टैक्स बर्डन जिनको रिड्यूस किया जा रहा है या कोई ऐसे प्रॉपर्टी टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर ये जाएगा।
Although these preferences are available to any business, some of them specifically lend them to digital business. कोई ऐसे डिजिटल बिजनेसेस जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन डालते हैं या करते हैं तो वहां से ये जो पेमेंट्स हैं आपको रिलीज कर दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट फॉर डिजिटल बिजनेसेस। कौन कौन से वो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं डिजिटल बिजनेस के? द पॉलिसी और रूल्स विच डिफाइन व्हाट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बी इंक्लूड डिजिटल कंपनीज which do not have any physical presence in particular jurisdiction। अभी हम लोग फिजिकल और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्राइम का, तो अगर प्राइम की सीरीज आपने देखी होंगी कि अपना इंडिया में भी शूट हो रही है, उनका एक ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसे केसेस में तो हम लोग मान सकते हैं कि इनकी पर्टिकुलर जो कंसिडरेशंस है वो यहाँ पे बनी हुई हैं और सारी चीजें चल रही हैं। बट अगर यहाँ पे पर्टिकुलर में उनका कोई भी ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे? These virtual or digital business derives a huge amount of revenue should be made liable to pay taxes here when policies come into play। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसी और कंट्रीज बना तो दी गई हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऑफिसेज इनके नहीं होते हैं, तो क्या सिर्फ ऑफिस ना होने की वजह से ये टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का भी ऑफिस नहीं होता तो हम लोग ये मानेंगे कि जिस जगह पे ना कंजम्पशन हुआ है उस कंजम्पशन की जगह पे हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। These policies laid down specific criteria such as sufficient nexus, business connection और engagement with the local market। अभी हम लोग अगर इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हो क्या रहा है कि कभी भी अगर आपका कोई लोकल कनेक्शन निकल के आ जाता है, या फिर अगर आपने जो कंजम्पशन हुआ है वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पे किया है, या फिर आपका कोई इंगेजमेंट विद इन द लोकल मार्केट भी निकल के आ रहा है, तो आपके माना जाएगा कि आप ना इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कवर्ड होते हैं और टैक्सेशन के नजरिए से आप बाहर नहीं जा सकते। आपको पर्टिकुलर उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे विद होल्डिंग ऑफ टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज। अच्छा, विद होल्डिंग के टैक्सेस की बात क्या हो रही है? जैसे हम लोग ने आपको टीडीएस की बात करी थी, तो टीडीएस में क्या होता है कि पेमेंट जब आप किसी को कर रहे हैं तो टैक्स का पेमेंट आप पहले काट लेते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को कोई भी लॉस ना हो। आप सपोज क्या हो रहा है, किसी ने 10 लाख रुपए कमाए और आपने ना टीडीएस के तौर पे उसके पास से कुछ पेमेंट काट लिया, तो अभी क्या हो रहा है, पेमेंट आपने काट लिया, पेमेंट सरकार के पास चला गया, उसको अपने तरीके से वो यूज कर सकती है। बट अगर जब भी वो पेमेंट अगर आपने काटा नहीं होता तो फिर ये लायबिलिटी बनती सरकार की कि जिसके पास वो पेमेंट गया है वो जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वहां से हम लोग पेमेंट टैक्सेस का लेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें हम लोग बात करते हैं विदहोल्डिंग ऑफ टैक्सेस की। Sometimes certain countries adopt withholding of tax instead of levying corporate tax on services to tax the revenue or digital enterprise in a particular jurisdiction। अभी क्या हो रहा है, विदहोल्डिंग बिल्कुल वही बात करता है जहां पे हम लोग टीडीएस की बात करते थे कि जो पेमेंट आपका हो रहा है उसके ऊपर आप विदहोल्डिंग करिए और पेमेंट के बाद पेमेंट काट लीजिए। इट माइट और माइट नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस बट अ सफिशिएंट नेक्सस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इज इनफ टू अट्रैक्ट दोज प्रोविजंस, बट इन नो वे दीज वर्क एज सब्स्टिट्यूट टू डीएसटी और इनकम टैक्स। अभी क्या हो रहा है, ये बोला गया है जिनका फिजिकल प्रेजेंस या नेक्सस होता है, बिजनेस का कनेक्शन यहाँ पे होने के बाद इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि यहाँ पे आपका जो अमाउंट या पेमेंट आप करते हैं उसका किसी तरीके से कोई रिलेशन हो, आप इसको डाल सकते हैं और डालने के साथ साथ जो अमाउंट आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उसको आप निकालेंगे तो जो आपका टैक्सेस का पेमेंट होता है वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे इंडियाज प्रपोजल ऑन डिजिटल टैक्स की, कि यहाँ पे इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम अप्रैल 2022 foreign entities that are not having any physical presence in India but earn significant revenues in India will be subject to tax। अभी क्या हो रहा है, अगर आपका ना कोई भी ऑफिस इंडिया में नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट आपकी जो है वो 1 अप्रैल 2022 है। इसके बाद से अगर आपके पास कोई इंडिया में ऑफिस नहीं भी है बट आपका सफिशिएंट रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। द रेट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी विल बी अबाउट 2% ऑफ द एनी पेमेंट मेड बाय अ नॉन रेजिडेंट इन कनेक्शन टू एन इंडियन यूजर। 2% का ना इक्वलाइजेशन लेवी का एक रेट होगा। Although the said enterprises are going to be subject to tax in 2022, the main legal provisions were introduced in 2018 and how the said enterprise will be taxed at what concept significant economic policies presence means। जो SEP का हमारा मीनिंग था वो बताया गया था, 2018 से ही इसका इवॉल्वमेंट चल रहा था और किस तरीके से टैक्स कटेंगे, क्या रेट होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही थी। चलिए आगे हम लोग अब बात करेंगे। इनिशियली द रेट वाज 6% in 2006 बट इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका एक फाइनेंस एक्ट आया था 2016 का, जो फाइनेंस एक्ट आया था उसमें जो हमारा रेट था वो 6% का रखे गया था, उसके बाद इसको रिड्यूस करके 2% पे हम लोगों ने कर दिया था।
बट यहाँ पे ना सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के ऊपर इसको डाला गया था, इसको हम लोग बोलते थे डिजिटल एडवर्टीजमेंट टैक्स। इन मार्च 2020 इट वाज स्कोप और एक्सपैंडेड इंक्लूडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय नॉन रेजिडेंट विल अट्रैक्ट इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 2%। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे नया हमारा फाइनेंस एक्ट आ गया था 20 में, और यहाँ पे जो 6% वाला रेट था इसको रिड्यूस करके हम लोगों ने 2% कर दिया। India was also waiting for an international agreement on digital tax, so there won't be any conflict with the future on how the said businesses are to tax and where। अभी देखिए, आपको पता होगा कि ना रेवेन्यू जितना ज्यादा आएगा, बाहर से पैसा आएगा, उतना ज्यादा फायदा है। सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप ना किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इतना हैवी टैक्स लगा दे कि वो बिजनेस आपका जो है इंडिया में बंद करके चली जाए, क्योंकि अगर वो आएगी आपको ना 2 रुपए की जगह 1 रुपए देगी तो भी आपका फायदा है, बट आप उससे 2 की जगह 4 रुपए लेंगे और वो बिजनेस बंद करके चली जाएगी तो आपको मिलने वाला जो 1 रुपए था वो भी आपको नहीं मिलेगा। ये बात हमारी सरकार को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उसने चाहा कि इस तरीके के टैक्सेस को लगाने से पहले हम कोई एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर लें, और वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हो वो हमको ये बातें बताए, ये डील तय करे कि अगर हमारे यहाँ के बिजनेसेस आपके यहाँ एस्टैब्लिश होंगे तो कितना टैक्सेस लगेगा, आपके यहाँ का कोई बिजनेस हमारे यहाँ करने आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको एक म्यूचुअली डिस्कस कर सकते हैं। वो डिस्कस करने के बाद जो हमारे प्रपोजल्स हैं वो निकल के आते हैं। As per new notification of CBDT, criteria for being taxed in India includes any non-resident whose revenue is more than 2 crore with respect of goods and services property with any resident person in India। अब जो बात बोली गई है वो क्या है यहाँ पे, कि इंडिया में जो बोला गया है कि 2 CR, इससे ऊपर का अगर आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो ही आपको टैक्स किया जाएगा। इट इंक्लूड्स transactions such as download of data software systems, an entity having more than 3 lakh users in India, 3 लाख से ज्यादा यूजर्स जिसके भी हो जाएंगे, या फिर उसका 2 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है तो उसको हम लोग इंडिया में टैक्स जरूर करेंगे। कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस आई थी जो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। फॉलोइंग रिकमेंडेशंस शुड बी मेड एज फार एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स आर कंसर्न। कंट्रीज शुड बी एम्ड एट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टैक्स ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल बिजनेस। आपको ना फिजिकल और डिजिटल बिजनेस के बीच में जो टैक्स आता है उसको ब्रिज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वही सामान आप ना फिजिकल दुकान से खरीदते हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, ऑनलाइन पोर्टल पे किसी ने बेच दिया और आप उसको पकड़ नहीं पाए, कोई टैक्स नहीं लगा, तो यहाँ पे ना बहुत लॉस हो रहा है आपका। ये यूजर तो आपको 18 दे रहा है, वहां वाला कुछ भी नहीं दे रहा, तो इसको आपको ब्रिज करना है। कंट्री शुड बी एम एट मेकिंग रोबस्ट सिस्टम फॉर ट्रैकिंग रिमोट सेल्स। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहां से ना आपको कुछ तरीके के जो ट्रांजेक्शन इनको आप ट्रैक कर पाए और कोई भी मिसमैच नहीं हो। कंट्री शुड अवॉइड इंपोजिंग एन इंक्रीज टैक्स रेट ऑन ओवरसीज एंटरप्राइज विच कंपेयर टू लोकल इंगेज इन द सेम बिजनेस। किसी तरीके को अगर हम लोग सेम बिजनेस में इंगेज करते हैं तो वो सारी डिटेल आपको इसमें देनी पड़ेगी। आगे हम लोग बात करते हैं मेकिंग पॉलिसीज दैट सर्व एज रिलीफ फ्रॉम द डबल टैक्सेशन ऑफ सेट बिजनेस। ऐसी कोई भी पॉलिसी ना हो जहां पे एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 बार टैक्स लगाया जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पर्टिकुलर अगर किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर एक कंट्री में टैक्स लगा दिया गया है और वो पेमेंट आपको मिल गया तो दूसरी जगह पे उसका टैक्स ना लगाया जाए। डिसाइड अ यूनिफाइड टाइमलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ डीएसटी टू अवॉइड एनी यूज ट्रेड वॉर्स इन द फ्यूचर। मतलब कोई भी ऐसा आपका कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन ना है। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एग्रीमेंट करके रखते हैं तो वहां पे अगर आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या ट्रेड वॉर जैसी चीजें आएंगी तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। should aim at adoption of multilateral negotiation while developing new approaches for tax of resident business। अभी क्या है, नॉन रेजिडेंट बिजनेस जितने भी हैं उनको हमको प्रमोट करना है। मतलब ये नहीं है ना पर्टिकुलर किसी कंट्री में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप इसको लिबरलाइज नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आपके पास लेके नहीं आएगा। तो होता क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आती है, एडवांसमेंट भी होता है, तो जब तक आप इस पे लिबरल नहीं रहेंगे, इस पे टैक्सेस को आप लिबरलाइज नहीं करेंगे, आपको इस तरीके के फायदे नहीं मिलेंगे। अडॉप्ट अ मल्टीलेटरल अप्रोच ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटल पीस रेगुलेशन दैट वुड शुड अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑफ बिजनेस। इस तरीके के कोई भी डबल टैक्सेशन ऑफ बिजनेसेस जो होने उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने वो अवॉइड किया है तो ही आपके ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ई कॉमर्स सेल्स। ई कॉमर्स सेल्स पे किस तरीके का जीएसटी अप्लाई होते हैं, क्या हो रहा है। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आपको पता है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं थी, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया अमेजॉन और सेलर्स के माध्यम से प्रॉपर रूल्स आ गए हैं कि अगर आप ना इस तरीके के ट्रांजेक्शन को करते हैं तो आपको कौन कौन से रिटर्न फाइल करने हैं। जीएसटी में भी आपको इसके लिए अलग से एक रिटर्न बताया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो जहां पे गुड्स कंज्यूम्ड किए जा रहे हैं माना जाएगा कि वो जो है इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे, सपोज अगर आपकी कोई फर्नीचर की दुकान है और आप यूपी में बैठ के लखनऊ में फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर अगर आपने यूपी लखनऊ में सेल किया या यूपी के हरदोई में सेल किया तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है। बट वो फर्नीचर अगर गुजरात में जाता है तो आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा।
दिस मेक्स द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई क्रूशियल इन द जीएसटी। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बताता है कि टैक्स आपको लगना कहां पे है। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करूं, मैंने आपको डिटेल में बताया कि अगर आप सेम स्टेट में हैं तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको आईजीएसटी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की समझिए कि अगर क्या हुआ, सप्लाई इज रॉन्गली ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड सीजीएसटी एसजीएसटी फिल्ड इंटर ऑफ आईजीएसटी, द ओनली ऑप्शन इज टू पे आईजीएसटी सेपरेटली एंड क्लेम अ रिफंड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आपने गलत पेमेंट कर दिया तो आपको जमा दोबारा करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिफंड ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सप्लाई की। सेलर्स गुड्स टू द बायर, सेलर्स ने गुड्स जो है बायर को बेचे हैं। अब बायर का जो शिपिंग एड्रेस था वही उसका गुड्स का एड्रेस था। प्लेस वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, जहां पे गुड्स डिलीवर किए गए वो माना गया। सेलर गुड्स टू अ समवन एल्स लोकेशन, मतलब अगर क्या हो रहा है कि हम लखनऊ में रहते हैं और हम कोई गुड्स ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं ना भैया इस गुड्स को हमारा दिल्ली में डिलीवर कर दो, तो हम तो लखनऊ में थे बट गुड्स हमारे दिल्ली में डिलीवर होंगे तो क्या माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर गुड्स हमारे दिल्ली में डिलीवर हो रहे हैं तो बिलिंग एड्रेस जो माना गया है वही माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई, और इस केस में हमको आईजीएसटी देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अब बात करेंगे ई कॉमर्स बेनिफिट, जो कि दोनों को होते हैं, कंज्यूमर को भी और सेलर्स को भी। क्या क्या होते हैं, इनको एक बिगर मार्केट मिलती है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ती है, प्रॉब्लम जो होती है कॉस्ट कटिंग की वो भी अवॉइड कर सकते हैं। इंटरैक्ट ओनली विद ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर पेमेंट्स रिड्यूसिंग डेप्ट मैनेजमेंट कॉस्ट। ये बहुत सारे तमाम ऐसे फायदे हैं जो आपको मिलते हैं अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड्स को सेल करते हैं, और सेल करने के साथ साथ वहां पे जो टैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से ये जो हमारा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है इसकी सेल वर्क करती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, कोई भी ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो हो गया, वहां पे जाके रजिस्टर करना है, फोटोज अपलोड करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन लगाना है, बायर ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वहां से गुड्स आपके पास ऑर्डर करेगा, फिर आपको गुड्स उसको सेल के साथ लॉजिस्टिक के साथ में डिलीवर कराने हैं। उसमें एक अमाउंट जो होता है वो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे चार्ज कर लेगा प्रोडक्ट लिस्ट करने के, और ये आपको गुड्स की फोटोग्राफी, आपको पेमेंट, रिफंड में पूरी तरीके से असिस्ट करेगा। उसका जो चार्ज होता है वो आपको ये ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका लेगा। तो जो पेमेंट जो चार्ज आपसे ले रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर इस सारी चीजों का आपको लेता है, और डिटेल में चार्ज लेने के बाद जो निकल के आता है वहां से वो सारी प्रक्रिया करने के बाद आप उसको जो प्रोडक्ट्स अपना है वहां पे लिस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको डिटेल में जितनी भी चीजें बताई होंगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में, वो सारी ही चीजें आपको डिटेल से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सर्विस सेक्टर बिजनेस आइडियाज बिजनेस पाठशाला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्विस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यावसायिक सफर में आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज का पहला बिजनेस आइडिया, जो है फ्लेक्सो प्रिंटिंग। फ्लेक्सो प्रिंटिंग या फ्लेक्सोग्राफी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रिंटिंग प्रोसेस के तौर पर उभरी है, क्योंकि ये पोरस, नॉन पोरस, प्लास्टिक्स और कार्डबोर्ड्स आदि पर भी प्रिंटिंग के काम आती है। फ्लेक्सो प्रिंटिंग की खासियत ये है कि इससे प्रिंटिंग प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाती है और साथ ही एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। इस प्रिंटिंग प्रोसेस में पीई यानी पॉलीइथाइलीन कोटेड रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कई तरह की साइज और थिकनेस में उपलब्ध रहता है। कन्वेंशनल प्रिंटिंग के मुकाबले फ्लेक्सो प्रिंटिंग से क्वालिटी पिक्चर्स, एक्यूरेट कलर्स और बेहतर प्रिंट प्राप्त होते हैं, और इसी वजह से इसे लार्ज साइज होर्डिंग्स, वॉलपेपर्स, लेबल्स आदि की प्रिंटिंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने सारे बेनिफिट्स की वजह से ये बिजनेस एक काफी फायदेमंद बिजनेस बन चुका है, जिससे अगर आप स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2000 से 2200 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 10 से 15 लाख मशीन कॉस्ट की जरूरत होगी। इस बिजनेस से आप 15% से 18% प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं आज का दूसरा बिजनेस आइडिया, डोर स्टेप पेट ग्रूमिंग। अगर आपको डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स आदि से लगाव है और उनकी देखभाल करना पसंद है, तो डोर स्टेप पेट ग्रूमिंग बिजनेस आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार लोगों को अपने पेट्स की देखभाल करने का वक्त नहीं मिलता,
और ऐसे में उन्हें एक ऐसी सर्विस की आवश्यकता होती है जिसके जरिए वो अपने पेट्स को सिक्योर रखते हुए ग्रूम कर सकें। पेट ग्रूमिंग में पेट्स की केयर के अलावा उनकी क्लीनिंग, बेदिंग, नेल्स ट्रिमिंग, हेयर फर कटिंग और स्टाइलिंग आदि भी शामिल होती है। जाहिर है, अगर ये सर्विस कस्टमर्स को उनके घर पर मिले तो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा और इसी वजह से डोर स्टेप पेट ग्रूमिंग बिजनेस की मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक वैन, 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन, 2 से 3 मैन पावर और 18 से 20 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। प्रॉफिट की बात करें तो आप इस बिजनेस से 35% से 40% प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे बिजनेस आइडिया की ओर, जो है डोर स्टेप कार वॉशिंग। सोचिए, अगर कस्टमर को कार वॉशिंग सर्विस घर पर ही मिल जाए तो उसका कितना टाइम और एनर्जी बचेगी। यही सोच डोर स्टेप कार वॉशिंग बिजनेस आइडिया का आधार बनी और आज ये बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में लगातार वृद्धि कर रहा है। कार वॉशिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जाती है और इसमें कार क्लीनिंग का कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाता है, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लीनिंग, वॉशिंग, डिटेलिंग और कार पॉलिशिंग भी शामिल होती है। कस्टमर्स की भारी मांग की वजह से ये सर्विस और बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको एक वैन, 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 2 मैन पावर और 8 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और साथ ही इस व्यवसाय से आप 25% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकेंगे। अब चलते हैं आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जो है ईवी मोटर मैन्युफैक्चरिंग। एक रिसर्च के अनुसार प्रोडक्शन के मामले में 2030 तक इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट पूरी दुनिया में टॉप 3 में होगी और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना देश के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे देश में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और साथ ही टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में स्किल्ड मैन पावर की भी उपलब्धता है। जाहिर है कि इस वजह से ईवी मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी वृद्धि हो रही है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ईवी मोटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं और इन्हें किसी तरह के फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनसे पोल्यूशन का भी खतरा नहीं होता। इसी वजह से ये अब काफी पॉपुलर हो चुके हैं और इनकी डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन, 8 से 10 मैन पावर और 25 से 30 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। साथ ही इस व्यवसाय से आप आसानी से 20% से 25% मुनाफा कमा सकेंगे। तो ये थे कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।